2 औरतों को नंगा बरहना दौड़ा कर सड़कों पे पीटा जाता है, कुछ लोगों को जिंदा जलाया जाता है। मणिपुर हमारा हिस्सा नहीं, कश्मीर हमारा भारत का अटूट अंग है, पीओके हमारा भारत का अटूट अंग है, और मणिपुर किसका है? क्या ये सवाल उन लोगों से नहीं पूछा जाना चाहिए? और मणिपुर के बारे में मोदी का मुंह न खोले। यहाँ जमहूरियत है तो हिंदुस्तान एकता में है। जिस दिन ये अपने मकसद की ओर बढ़ेंगे तो हिंदुस्तान के टुकड़े अलग हो जाएंगे। हम हिंदुस्तान की सालमियत को बचाने के लिए हर नौजवान को खड़ा होना पड़ेगा और हर धर्म के लोगों को सोचना होगा। 370 इन्होंने तोड़ना था, मेजॉरिटी में सेंटर में थे तो तोड़ दिया। कैजुअल लेबरर्स को परमानेंट करने के लिए कौन सी मेजॉरिटी इनको चाहिए? राम मंदिर बनाना था तो खत्म कर दिया। हिंदू मुस्लिम को लड़वाना था तो वो ताकत इनके पास है, कैजुअल लेबरर्स की इनके पास पावर्स नहीं है। वो पावर्स कहां से लानी है? नई रिक्रूटमेंट लाने के लिए पावर्स इनको कैसे चाहिए? रहमान अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राजा शकील, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन। नाज़रीन किराम, आप बखूबी देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर पिछले कई सालों से किस तरह से जूझ रहा है। आप जम्मू कश्मीर के हालात और वाक़ात को बखूबी देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर जो है अब पंचायती इलेक्शन अक्टूबर के महीने में होने वाले हैं। बहरहाल अब आने वाला वक्त जो आने वाले महीने किस तरह से गुजरेंगे, किस तरह से सियासी हालात बदलेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर, इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए डीडीसी मेंबर कहरा महराजुद्दीन मलिक साहब मौजूद हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे। सर, सबसे पहले खैर मकदम है आपका। थैंक यू। आपसे जानना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के क्या कुछ हालात हैं? ये हालात तो बद से बदतर हैं। अगर यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव हो भी जाते हैं, पंचायती राज को मुकम्मल भी कर लिया, लेकिन अगर असेंबली के चुनाव हो भी जाते हैं तो कोई फायदा नहीं है जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि यूटी का हाल आपने देख ही दिया। पंचायती राज को इतना मतलब बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया था, लोगों ने वोट दिए थे, लेकिन उन वोटों का क्या हाल हुआ ये सब लोग जानते हैं। बहरहाल मैं बताना चाहूँगा, जम्मू कश्मीर को अगर बेहतरी की ओर लेना है तो 2024 का चुनाव बहुत ज़रूरी है। इंडिया वर्सेस एनडीए जो एक बहुत बड़ा यहाँ 2024 में आपको देखने को मिलेगा, एक बहुत बड़ा घमासान, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर वो इंडिया वर्सेस एनडीए में इंडिया कामयाब हो जाता है तो ही जम्मू कश्मीर की बेहतरी की उम्मीद कर सकते हैं। वरना जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायती राज हो या असेंबली के चुनाव हो जाते हैं, यहाँ का चीफ मिनिस्टर भी बन जाता है, लेकिन हम फिर भी बहुत सारी चीज़ों से जूझते ही रह जाएंगे। मेरे सब हम अगर डोडा की बात करें तो काउंसिल की बात करें तो टीडीसी चेयरमैन वर्सेस डीसी डोडा काफी लड़ाई चल रही है, क्या वजह है? ऐसा नहीं है, देखिए ये यूटी है और यूटी के अंदर जिस तरीके से 370 था, कुछ इख्तियारात स्टेट को होते हैं, और उसी तरीके से मैंने कहा कि अगर असेंबली के इलेक्शन हो भी जाते हैं तो ब्यूरोक्रेसी इसी तरीके से हावी रहेगी, क्योंकि इख्तियारात छीन लिए जाते हैं यूटी के अंदर, जिस तरीके के हम दिल्ली के अंदर देख रहे हैं, और उसी तरीके का माहौल जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त है। मैं यही समझता हूँ, मोदी जो नारा दे रहा था जम्मू कश्मीर के हालात बदल रहे हैं, यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी जो है हावी है, और मुझे नहीं लगता है जो आप माहौल बता रहे हैं ये उसका हिस्सा है। और ब्यूरोक्रेसी जो है इस बात को समझती है, कौंसल को जो है खत्म करने में अहम रोल अदा कर रही है। और मुझे एक ही बात का बहुत दुख है कि जिन लोगों ने उम्मीदों से वोट दिया था, बीजेपी के लोग कहते थे कि कौंसल को जो है या पंचायती राज को पूरा किया जाएगा। यहाँ डोडा के अंदर बीजेपी की कौंसल बनी है जिसमें चेयरमैन बीजेपी का है, पूरी कमेटी जो है भाजपाइयों की है। तो मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि बीजेपी का चेयरमैन रेजिग्नेशन देने पे तैयार हो जाता है। लोगों के हालात बद से बदतर हैं, ये हालात हैं, और इस काम को जो है डीसी खुद करना चाहता है। हम लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं, हम किसी तक बात नहीं पहुंचाने का काम कर सकते हैं। करोड़ों का घोटाला हो रहा है, किससे फरियाद लगाओगे? अगर ताकत होती, पावर्स होती तो पावर्स का इस्तेमाल करके ब्यूरोक्रेसी को काम करवाते, लेकिन आज ब्यूरोक्रेसी तानाशाह बनी हुई है। वक्त लोगों का भी आएगा, जनता का जरूर आएगा, लेकिन बीजेपी ने विश्वासघात किया है जिसका खामियाजा डिस्ट्रिक्ट की आवाम झेल रही है। और भाजपा की कौंसल, आपसे मैं जानना चाहता हूं कि एक तरफ से आप कह रहे हैं कि कौंसिल को खत्म किया जा रहा है, कौंसिल की पावर्स को खत्म किया जा रहा है, और दूसरी तरफ से लोकतंत्र को दावा कर रही है कि हमने कौंसिल को पावर दी है, देखिए एमपीज की पावर दी है। क्या वही मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी का सिक्का सेंटर से लेकर स्टेट तक है, और वहीं डिस्ट्रिक्ट डोडा की कौंसिल भी भाजपा के हाथ में है। तो बीजेपी का चेयरमैन इस्तीफा देने पे क्यों तुला है?
अगर कैपेक्स की बात, लोगों का पैसा जनता तय करती, वोट की ताकत का एहसास इन लोगों को होता, उसको खत्म करने में भाजपा के कुछ लोग मिले हुए हैं। इस वक्त बीजेपी वर्सेस बीजेपी है, ये कौंसल वर्सेस एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, बीजेपी वर्सेस बीजेपी है। क्योंकि शक्ति परिहार को डर है कि अगर चेयरमैन काम करना शुरू कर दे तो हमारा पत्ता कट जाएगा। अगर डीसी को उठाने का काम करेंगे तो डॉक्टर जितेंद्र के घर की भरपाई कौन करेगा? करोड़ों का रुपया बेचा जाता है, उसकी कमीशन पहले ली जाती है और काम बाद में होता है। इस बात को भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसीलिए कौंसल बनाई थी कि वो निगरानी करती और लोगों की जरूरियात पे उस पैसे का इस्तेमाल करती। लेकिन ये जब बेच देते हैं, यहाँ ठेकेदार और ब्यूरोक्रेट्स का याराना है। जो ठेकेदार इन्हें पहले पैसे देता है उसके काम हो जाते हैं। और अगर जनता का कहीं काम होगा, अगर उसमें उनकी मर्जी नहीं है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की मर्जी है, अगर वहां कमीशन पहले नहीं गई तो जनता के काम नहीं होंगे। अभी भी आप देख सकते हैं डीसी डोडा खुद ये सारा तामझाम देख रहा है। डीसी डोडा यहाँ एक जेई को भी फोन कर रहा है कि आपने काम किया नहीं किया। अरे तुम्हारा काम अलग था, तुम तो पूरे डिस्ट्रिक्ट को जैसे, वो तो जैसे नेता बन गया है। ब्यूरोक्रेट का काम क्या था और वो कर क्या रहा है? इनॉग्रेशन वो लोग करते हैं, सड़क का निर्माण वो बता रहे हैं हमने किया, फिर हमारा क्या काम है? 70 लाख के तो हम है नहीं। और भाजपा के जो डीडीसी हैं और बाकी जो बीडीसीज हैं वो दलाली करके आए हैं। वो अनपढ़ और जाहिलों की जमात लोगों ने कौंसल में बिठा के रखी है। अगर सब लोग एक साथ खड़े हो जाते तो इन तानाशाहों को रोकने का काम किया जा सकता था। लेकिन इस वक्त भी भाजपा के लोगों को समझना होगा, 5 लाख की आबादी पर मुश्तमिल डिस्ट्रिक्ट डोडा है, उन लोगों ने भाजपा की कौंसल को बनाया है। तो भाजपा की कौंसल का चेयरमैन इस्तीफा देने पे क्यों तुला है? हमने भी चिट्ठी लिखी, चेयरमैन ने भी चिट्ठी लिखी और डीसी को उठाने में डॉक्टर जितेंद्र याराना दिखा रहा है, करोड़ों का रुपया अपने घर को ले रहा है और मोदी के बगल में बैठकर फोटो उठा रहा है और हिंदुस्तान की बात कर रहा है। जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट के हालात क्या हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट से उसको वोट देकर लोगों ने ऐवान में पहुंचाया, उसी ऐवान में वो धांधलियां कर रहा है। ऐवान के दबदबे पे डिस्ट्रिक्ट डोडा से पैसा लूट कर वहां लेके जा रहा है। कौन से काम इनके बेहतर हुए? अभी आप देखें मेंटेनेंस में करोड़ों का रुपया है, लेकिन यहाँ पे इनकी मशीनरी नहीं है। क्रशर वालों की अगर मशीन नहीं होती तो इससे आप उम्मीद नहीं कर सकते थे ये ठीक हो जाएगा। कहाँ आप दिखाएंगे? बुजुर्गों की पेंशन लगानी थी, इस वक्त 7 महीने से जूझ रहे। 10-10 किलो राशन इन्होंने बढ़ा लिया, इस महीने का राशन बंद कर दिया। किससे आप उम्मीद करोगे? कहाँ हालात सुधरेंगे? कहाँ करप्शन का जो बाजार खत्म हो जाएगा? ब्यूरोक्रेसी को चलाना इसलिए चाहते हैं क्योंकि इनके घर जो है भरे जा रहे हैं। सब जिस तरह से अगर बात करूं तो भाजपा के जो इक़्तिदार में है उनके खिलाफ आप बोलते रहते हैं और खास करके डीसी डोडा के खिलाफ आप बोल रहे हैं, आप आवाज उठा रहे हैं। आखिर हासिल क्या हुआ? देखिए, बात हासिल की नहीं, हम नस्लों को कुछ देना चाहते हैं, लोगों को जगाना चाहते हैं। बात देने की नहीं है। लोग तो 500 में भी वोट बेच देते हैं, लेकिन जो 5 साल झेलना पड़ता है उन चीजों को हम रोकना चाहते हैं, उन चीजों को हम बेहतर करना चाहते हैं। ये मत बताइए कि महराज से क्या फायदा हो रहा है। अवेयरनेस, लोगों को एजुकेट करने का काम और लोगों को उनके हकूक के बारे में बता रहे हैं। आपको लगता है कि लोगों को सुनिए मेरी बात, ये जमहूरी मुल्क है, इस देश के अंदर जमहूरियत से निजाम चलाया जा सकता है, ब्यूरोक्रेसी से नहीं। यहाँ लोगों के वोट की ताकत सबसे ज्यादा है, लेकिन उसी वोट की ताकत को कुचला जाएगा तो आपको लगता है कि महराज चीख रहा है तो हमें क्या फायदा हो रहा है? मैं लोगों को जगाने का काम कर रहा हूँ। हो सकता है कुछ वक्त लगे, 1 साल लगे, 2 साल लगे, वैसे भी 24 का चुनाव आ रहा है। अगर लोगों ने समझ लिया महंगाई उरूज पर है, उसके बाद बेरोजगारी आप देखेंगे, जिन लोगों के साथ इन्होंने 14 में वादा किया, कुछ नहीं, 370 इन्होंने तोड़ना था, मेजोरिटी में सेंटर में थे तो तोड़ दिया। कैजुअल लेबरर्स को परमानेंट करने के लिए कौन सी मेजोरिटी इनको चाहिए? राम मंदिर बनाना था तो खत्म कर दिया। हिंदू मुस्लिम को लड़वाना था तो वो ताकत इनके पास है। कैजुअल लेबरर्स की इनके पास पावर्स नहीं है, वो पावर्स कहां से लानी है? नई रिक्रूटमेंट लाने के लिए पावर्स इनको कैसे चाहिए? अब जम्मू कश्मीर में भी उनको अब दोबारा से इलेक्शन में लाओ, इनके लिए गाड़ियों का इंतजाम करो, इनके एमएलए बनाओ, इनके नेता बनाओ। अरे कौंसिल में बिठा दिया, असेंबली में तुम्हें पहुंचा दिया, अरे पार्लियामेंट तक पहुंचा दिया, मोदी को 2 बार प्राइम मिनिस्टर बना लिया। अब किस बात की देर है? अब ये बताएंगे कि पीओके को यहां लाना है। अरे एक सीमा आई, आपने वबाल बना दिया। अब एक लड़की यहां से गई, उस पर चर्चे हो रहे हैं। मणिपुर के अंदर 2 लड़कियों को बरहना करके नचाया जाता है, फुटबॉल समझकर पीट दिया जाता है और उस पर मोदी की चुप्पी है और हमारे सांसद को वहां से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। लोकतंत्र खतरे में है। जिस दिन पाकिस्तान भी बना था, मुस्लिम के नाम पे पाकिस्तान बना था, तो बंटवारा बहुत जल्द हुआ था, जिसका हिस्सा बांग्लादेश है।
यहाँ जमहूरियत है तो हिंदुस्तान एकता में है। जिस दिन ये अपने मकसद की ओर बढ़ेंगे तो हिंदुस्तान के टुकड़े अलग हो जाएंगे। हम हिंदुस्तान की सालमियत को बचाने के लिए हर नौजवान को खड़ा होना पड़ेगा और हर धर्म के लोगों को सोचना होगा। और ये जो खेल खेल रहे हैं ना, इस खेल से इस देश के अंदर तबाही होगी, जिसके जिम्मेदार हम लोग भी। मेहरा साहब, आपसे मैं जानने की कोशिश करूंगा, आपने कहा कि 2024 का इलेक्शन, आपको क्या लगता है कि किस मुद्दे से आप भाजपा इस इलेक्शन को लड़ेगी? देखिए, भाजपा का तो सिंपल एक एजेंडा है, लोगों को लड़ाकर मेजॉरिटी वाले लोगों को वोट लेकर सत्ता में बैठने का काम करना है। लेकिन इतिहास पढ़कर देख लिया है, वक्त के हालात अलग हैं, वक्त की जरूरियात अलग हैं, उस पर आप काम नहीं कर रहे। इन्होंने कहा था हम काला धन लाएंगे, काला धन की उम्मीद करते करते जो अपना धन था उसे भी इन्होंने लूट लिया। अडानी और अंबानी को इन्होंने वो सारा पैसा दिया। पहले तो विजय माल्या, नीरव मोदी, पता नहीं कौन कौन मोदी, अब तो जो जनता का वाइड मनी था, जो देश के अंदर था, उसे इन्होंने अडानी को दे दिया। और प्राइवेटाइजेशन का इतना अंबार किया है, जो इन्होंने स्कीमें निकाली है, करोड़ों का घोटाला है। बच्चों को एजुकेशन देने की बात, ट्रेनिंग की देने की बात की थी, करोड़ों का रुपया उसमें हेरा फेरी। इन्होंने जॉब की पॉलिसी निकाली थी प्राइवेटाइजेशन में, अगर देखेंगे हिमायत था, उड़ान था, पता नहीं कौन कौन सी मोदी के नाम पर इन्होंने क्या क्या निकाला और कितनी धांधलियां हैं। क्या इनको कोई पूछने वाला नहीं है? ये हालात अगर सुधारने हैं, देश के नौजवानों को अगर रोजगार देना है, आज देश का नौजवान मजबूर है, 100 बार सोच रहा है मुझे शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, और ये देश को बना रही। महंगाई उरूज पर है, बेरोजगारी उरूज पर है, एजुकेशन से क्या हासिल हो रहा है? एजुकेशन का सिस्टम बद से बदतर है, सड़कों का जाल बिछा रहे हैं और खुद ठेकेदारी कर रहे हैं। देश के अंदर सड़कों का बिछाल और नफरतों का अंबार लगा रहे हैं। दो लोगों को लड़ाकर देश के अंदर राजनीति करना चाहते हैं और मोदी उस पद पर उसे देखना चाहते हैं। अरे बैरून ममालिक से क्या लेना देना? मैंने पाकिस्तान की बात कही थी कि मुसलमान के नाम पर बना था देश, आजादी के फौरन बाद 2 टुकड़े हो गए। अगर उसी तर्ज पर यहाँ पर भी उस वक्त में बना होता तो शायद इतना विशाल हिंदुस्तान नहीं होता, 1 अरब 40 करोड़ आबादी देश के अंदर नहीं होती, इतनी यकजाती और इतना सम्मान हमारे देश को नहीं होता। जिस दिन आप इसका खेल इस देश के अंदर खेलेंगे, इतिहास उठा के देख लीजिए, जिस मुल्क के अंदर भी तोड़ की राजनीति हो रही है, धर्म की राजनीति हो रही है, जड़ों से खत्म हो गए, टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। अरे यूक्रेन छोटा सा मुल्क, रूस की ताकत उसे कुछ नहीं कर सकती है। उन लोगों के अंदर यकजहती है और आप अपने देश के अंदर जाति और धर्म में बांटकर दूसरे मुल्कों को अपने ऊपर मौका देना चाहते हो। अरे हम तो जहां इस मुल्क को बेहतरी के लिए हमने इस मुल्क को चुना था, और आप जो राजनीति कर रहे हैं उससे बेहतरी की उम्मीद नहीं की जा सकती है। आपका जो तरीका है ये गलत है, ये इंसानियत के लिए भी खतरा है और इस मुल्क के लिए भी खतरा है, और इस चीज को हम यहाँ पर होने नहीं देंगे, जिसके लिए इंडिया और एनडीए अब आमने सामने होगी। मेरा सब आखिरी सवाल रहेगा मेरा, अब ऐलान हो चुका है लगभग कि अब अक्टूबर के महीने में पंचायती इलेक्शन होने वाले हैं, किस तरह से देखते? क्या करोगे पंचायती इलेक्शन में हिस्सा लेके? मैं तो कहता हूँ असेंबली के चुनाव भी हो जाते हैं तो कोई फायदा नहीं। अरे ये तानाशाह बैठे हुए हैं, जम्मू से आकर एक आदमी डिस्ट्रिक्ट को चला रहा है, वो अपनी मनमानी कर रहा है। कौंसल है यहाँ पर, कौंसल असेंबली से पावरफुल है। किन सरपंचों की बात आप कर रहे हो? जिन सरपंचों को अंगूठा छाप बनाया जाता है, मोहरा बनाया जाता है, और उनके नाम पर करोड़ों का घोटाला ये ब्यूरोक्रेट करेंगे, और भाजपा के नेता यहाँ से पैसा लूट कर जाएंगे। यहाँ इलेक्शन करवा के क्या फायदा है? जब तक भाजपा की सोच इस स्टेट के अंदर है, तब तक यहाँ पर इलेक्शन करा कर या ना करा कर कोई फायदा नहीं। लोगों के हालात देख लीजिए, हालात देख लीजिए ना। बिजली का किराया पहले 600 हुआ करता था 1 महीना पहले, आज की डेट में रीडिंग होती नहीं, बिना रीडिंग के बताया जा रहा है 700 यूनिट आपके घर की बिजली जली है, जिसका किराया आपको 17,000 देना है, 15,000 किराया आ रहा है। देखिए, मैं एक चीज बताना चाहूंगा, अगर लोगों की जरूरियात पे सरकार काम नहीं कर सकती है, अगर लोग जो है इन चीजों से जूझ रहे हैं, तो लोगों को खुल के बात करनी चाहिए। या तो सरकार को अपना फैसला मनवा लो, या तो आपके इख्तियार में है, मैंने कहा था किराया देना बंद कर दो, ये तो अब तक है। या तो जनता सड़कों पे आकर अपनी जरूरियात की चीजें छीन कर ले, जो सरकार को देनी चाहिए थी, उन चीजों से हमें महरूम रखा और उन्हीं चीजों से हमें लूटने का काम किया जा रहा है। एक तरफ से आवास प्लस 2024 का सपना मोदी का कि हर घर को पक्का करूंगा, दूसरी तरफ से उसी घर का बिजली का किराया 1 महीने का 17,000। ये देना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं, और किन लोगों को ये बता रहे हैं?
देखिए भाई साहब, लोगों को समझना होगा, इंसानियत का दर्द जो नहीं समझा, इंसान को अगर नहीं समझ पाओ तो धर्म के मानने वाले तुम कभी नहीं हो सकते हो। हर कोई जीना चाहता है, अरे धर्म के लोगों से पूछ लीजिए जिन लोगों को थोड़ी सी तकलीफ होती है। डॉक्टर्स को ये नहीं पूछता है कि ये कौन है, ये देखा जाता है ये इलाज कर सकता है कि नहीं। अरे जब तक आप इंसानियत को नहीं समझ सकते तो धर्म की बात ना करो। तो बेहतर यही है कि भाजपाइयों से सवाल किया जाए। गैस का सिलेंडर 400 में था, सब्सिडी देने की बात हुई थी, 1200 में आज नकद मिलता है। बिजली का किराया 1 महीने या 4 महीने पहले 150 था। बिजली की हालत क्या है, ओलों की हालत क्या है, उन चीजों को सुधारने की बात नहीं है। हमारे सड़कों की नालियां, इनको गंदगी को साफ करने के पास इनके पास टाइम नहीं है। करोड़ों का पैसा इन्हीं चीजों से निकाला जा रहा है, जनता को लूटा जा रहा है, जनता के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। महंगाई सर पर है, बेरोजगारी सर पर है। हमारे बच्चे मानते ही नहीं कि हम शादी करेंगे। 40-40 साल की उम्र होगी, लेकिन अब मोदी ने एक स्कीम निकाली कि 45 साल के बाद जिसने शादी नहीं की मैं उसे जो है पेंशन लगा दूंगा। अरे जिन बुजुर्गों को पेंशन लगी थी उनको भी आपने 7 महीने से बंद कर दी। जिन एसपीओ को आपने परमानेंट करने की बात की थी वो आज भी सड़कों कैजुअल लेबर झूंझ रहे हैं। अरे कौन सा एक मंदिर और दूसरा 370 तोड़ने के बाद कौन सा वादा तुमने पूरा किया? अरे जिन चीजों से लोगों के घर के चूल्हे जलने थे उन लोगों को आपने रोजगार नहीं दिया। कैजुअल लेबरर्स आज भी लड़ रहे हैं। आप मुझे बताइए ना, इनको रोकने वाला कौन है, इनकी उस बात को मानने वाला कौन नहीं? आज तो पीडीपी नहीं है, आज तो एनसी नहीं है, आज तो कश्मीर का कोई ऐसा संगठन नहीं है जो भाजपा के कामों को रोक सके। इन्होंने रिक्रूटमेंट में इतनी धांधलियां करवाई, उनको पकड़ने में नाकाम रहे। ये बहुत सारी चीजें जो समझनी होंगी। बीजेपी की पॉलिसी देश को बांटने की है और ये चाहते हैं कि देश के अंदर हालात खराब हो। हम तो बाकी ममालिक को रोकना चाहते थे जो हमारे ऊपर न करे, लेकिन ये अपने ही देश के अंदर जो है बांटना चाहते हैं, एक अलग मुल्क, और इसको बांट कर तोड़ कर आगे। बीजेपी का कहना है, प्रधानमंत्री का खास करके, हम देश को जोड़ रहे हैं, देश को बना रहे हैं, और आप मणिपुर देख रहे हैं। मणिपुर नहीं, आप मुझे एक बात बता दीजिए, एक्सीडेंट होता है, किसी की मौत हो जाती है, मोदी का ट्वीट आ जाता है, भाजपाइयों के ट्वीट आ जाते हैं। 2 औरतों को नंगा बरहना दौड़ा कर सड़कों पे पीटा जाता है, कुछ लोगों को जिंदा जलाया जाता है। मणिपुर हमारा हिस्सा नहीं, कश्मीर हमारा भारत का अटूट अंग है, पीओके हमारा भारत का अटूट अंग है, और मणिपुर किसका है? क्या ये सवाल उन लोगों से नहीं पूछा जाना चाहिए? और मणिपुर के बारे में मोदी का मुंह न खोले, पार्लियामेंट का सेशन चले, मॉनसून का सेशन चले और सेशन के अंदर बात न करे, जो लोग उस पर सवाल करे उन्हें सदन से बाहर फेंक दिया जाए। और आप कह रहे हैं कि उनका एजेंडा अलग है। क्या है उनका एजेंडा? क्या मणिपुर वो एजेंडे में नहीं है? क्या वो देश का हिस्सा नहीं है? क्या उन औरतों के बारे में बात नहीं करनी है? कल जब इनकी माओ और बहनों के साथ ये चीजें हो जाएंगी तब बात नहीं करेंगे। की जा रही है बात, क्या लगता है आपको? अब ये सवाल मोदी से पूछ लीजिए। जब मोदी खुद जहन में क्या लगता है? मैं ये कह रहा हूँ, ये फसादात चाहते हैं। पुलवामा हमला हो, हिंदू मुसलमान हो, राम मंदिर हो, 370 हो, ये लोगों के जज्बात के साथ खेलना चाहते हैं, लोगों के दिमाग पे वार करना चाहते हैं। क्योंकि जब अब हम बात कर रहे हैं तो सारे लोग हमारी बात को सुन रहे हैं, इनके जहन अपने घर का कोई मसला नहीं है। इसी तरीके से जब सुबह शाम आपकी डिबेट हिंदू मुसलमान मंदिर और मस्जिद पर होती है तो लोगों के जहन की 24 के 24 घंटे उसी पे बात पे चर्चा करते हैं। तो जरूरियात पे बात होनी चाहिए। अभी देखिए आगे होता क्या है, हालात और भी आएंगे। ऐसा नहीं है कि देश के अंदर बस मोदी राज चलेगा, भाजपा राज चलेगा। यहाँ 800 बरस मुसलमानों ने भी हुकूमत की, वोट भी नहीं रहे। अंग्रेजों ने 200 बरस हुकूमत की, वो भी नहीं रहे। अब इनका सपना ये भी नहीं रहेंगे। ये दुनिया का इतिहास है, जो जितने साल रहा वो रहा नहीं। अब 800-900 बरस उन्होंने भी तो हुकूमत की, 200 बरस तो अंग्रेजों के गुलाम भी रहे। अब 10 साल इनके भी हो गए तो ये सोच रहे हैं कि हमने चांद पर पैर रख लिया। अरे चांद पे पैर रखने से पहले यहाँ औरतों की इज्जत बचाना सीख लो। वहां पे जमीन बेचनी जरूरी नहीं है। मणिपुर में जिस जमीन का झगड़ा है, जिन जातियों में आपने विवाद डाला है, उन जातियों को एक करके उस हिस्से को बरकरार रखो। पीओके से छीन लाओगे। अरे पाकिस्तान भी लाना है, बांग्लादेश भी लाना है, ये किसने कहा कि ये हमें नहीं चाहिए? अरे हम तो पूरी दुनिया पे राज करना चाहते हैं, मगर तुम तोड़ की राजनीति करोगे। इससे पाकिस्तान से पूछ लेना कि आजादी में बंटवारा हुआ था, वो बांग्लादेश कैसे छूटा, जब धर्म पे बात। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, ये हमारे साथ डीडीसी मेंबर कहरा कॉन्स्टिट्यूंसी से महराजुद्दीन मलिक साहब, आपने इनकी ज़बानी सुना कि यहाँ पर तोड़ वाली राजनीति नहीं चलेगी, क्योंकि यहाँ पर 650 साल भी राज हुए, 250 साल भी राज हुए, लेकिन वो हुकूमतें भी नहीं रही। बहरहाल, और उन्होंने कहा, ये भी कहा कि अब हमें
जो है बदलाव अगर लाना है तो हमारे हर एक नौजवान को जागना चाहिए, उनको हक और गलत पहचान कर वोट डालना चाहिए इस तोड़ो राजनीति को भगाने के लिए। बहरहाल इसी तरह की मजीद अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे। मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज। अच्छा मुस्तकबिल बनाना सबका सपना होता है, इसीलिए बेहतर शिक्षा और बेहतर मुस्तकबिल के लिए चुनिए देश भगत यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस श्रीनगर, जहां आपको बीएससी मेडिकल लैब, बीएससी ऑपरेशन थिएटर, बीएससी एनेस्थीसिया, बीएससी रेडियोलॉजी, बीएससी फिजियोथेरेपी, बीबीए, बीसीए, बीए, एमसीए, एमएससी ओटीटी, एमएससी आरआईटी, एमएससी एमएलटी, एमपीटी जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज स्कॉलरशिप के साथ करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट 31 अगस्त 2023 है। आज ही अप्लाई करने के लिए www.dbucoe.com पर रजिस्ट्रेशन करें। देश भगत यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लावेपुरा श्रीनगर। कॉन्टेक्ट अस ऑन 9419234559 और 9682666329।